हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 10 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में क्वथनांक में उन्नयन अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था। आज हम इस सेशन में इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कैसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हम सीखेंगे। तो इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले इनसे संबंधित जो अपने फार्मूले हैं वो हम कौन कौन से उपयोग करेंगे। तो पहला फार्मूला अपना ये है डेल टी बी इक्वल टू के बी एम, और इसी को यदि मैं 1/2 फैक्टर या 1/2 घटक से मल्टीप्लाई करूं तो आई इंटू के बी एम इस तरीके से कर सकता हूं। आई यहाँ 1/2 घटक है जिसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। अब आई से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी इस क्वेश्चन में किसी में हमको आई का जरूरत पड़ेगा, 1/2 फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। आई का जरूरत हमको उस जगह पड़ेगा जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट है अर्थात विलेय है वो इलेक्ट्रोलाइट टाइप का रहेगा अर्थात विद्युत अपघट्य टाइप का रहेगा। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया या फिर सुक्रोज हो गया, इनके केस में आई का जरूरत हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम लिखेंगे आई का मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरीके से, क्योंकि ग्लूकोज यूरिया ये सब के लिए आई का मान सिर्फ 1 रहता है, क्योंकि जैसे हम उसको पानी में घोलते हैं उतना ही अमाउंट में पड़ा रहता है। यदि आपने 1/2 फैक्टर को नहीं समझा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से सीखिए तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम ये फार्मूला उपयोग करेंगे। आई के यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो भी चलेगा एक बार, लेकिन हमको जब 1/2 फैक्टर वाला चीज़ रहेगा उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। दूसरा फार्मूला हमारा रहता है कि डेल टी बी है यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। और क्वथनांक में किसका उन्नयन अर्थात उन्नयन का अर्थ होता है बढ़ना, किसका क्वथनांक बढ़ा। तो हम जानते हैं कि जो विलयन रहता था उसका क्वथनांक बढ़ता था। क्यों? क्योंकि जो हमारा विलयन अर्थात सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम आता था और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन एक दूसरे से विपरीत होता था, जिसको हमने क्वथनांक में उन्नयन वाले सेक्शन में पढ़ रखा है। अर्थात इस तरीके से हम रिलेशन उनमें करते थे, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका क्वथनांक अधिक, जिसका वेपर प्रेशर अधिक उसका क्वथनांक कम। सॉल्यूशन के लिए हम टीबी दिखाते थे क्योंकि हम टेम्परेचर से संबंधित कंसेप्ट पढ़ रहे थे। वेपर प्रेशर संबंधित कंसेप्ट में हम पी का उपयोग करते थे। और ये है अपना प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया सॉल्यूशन क्या के लिए, और ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट जिसको शुद्ध विलायक कहते हैं उसके लिए। ये क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक, और ये विलयन का क्वथनांक। विलयन का जो क्वथनांक होता है हमेशा अधिक होता है क्योंकि वाष्प दाब कम रहता है, और वाष्प दाब कम रहेगा तो हमको गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको टाइम लगेगा। ठीक है, वाष्प दाब जितना ज़्यादा अधिक हमको गर्म करने में उसको उतना ही कम समय लगेगा, अर्थात तो जल्दी उबलना शुरू करेगा। उम्मीद है यहाँ तक अपने फार्मूला तो देख ही लिया होगा। पहले जो क्वथनांक उन्नयन वाला सेक्शन हमने पढ़ रखा था लेक्चर, उसमें हम इसको बताना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तब आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ एम का अर्थ मोललता है, मोललता का हम पढ़ चुके हैं पहले ही क्या होता है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाटा पुट करूँगा। पहला देखिए, एक पात्र में सबसे पहले तो हम यही सूत्र लगाएंगे, डेल टी बी इक्वल टू के बी एम। आई का मान ऑप्शनल है, आई रखें या ना रखें, रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते। आई का स्पेशली उपयोग होता है जहाँ पे डिसोसिएशन होगा अर्थात वियोजन होगा, जो भी कंपाउंड हम लेंगे उसका। तो शुरुआत से ही हम आई लगा के रखते हैं, आई इंटू के बी एम। यहाँ पहले क्वेश्चन के लिए चूंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैं पानी में डालूंगा तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है अर्थात जो ग्लूकोज का अपना अणु है वो उसी रूप में पड़ा रहता है पानी में, घुलता जरूर है लेकिन अब वो अपने आयनों में नहीं टूटता, इसलिए उसके लिए आई का मान हमेशा हम 1 रखते हैं। तो हम इस पहले दूसरा जो क्वेश्चन है उसके केस में आई रखें या ना रखें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी जो डाटा रहेगा उसमें। तो के बी एम हो गया, और अगला सूत्र था डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी 0। ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन के लिए। एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब वो विलेय है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डेल टी बी इक्वल टू के बी। मोललता का सूत्र क्या होता है? विलेय की मात्रा अपान विलेय का अणु द्रव्यमान इंटू 1000 भाई विलायक का ग्राम में भार, ये ग्राम में हमने लिया है। के बी का मान देखिए डाटा दिया हुआ है 0.52। मैक्सिमम केस में आपको डाटा मिलेगा, और यदि नहीं मिलेगा तो आप इसको याद कर लेना क्योंकि जल का यही होता है हर जगह। के बी का मान 0.52 इंटू विलेय की मात्रा, देखिए 18 ग्राम लिखा है वो विलेय होगा तो ये 18 लिखूंगा अपान एम बी। अब ग्लूकोज का हम जानते हैं C6H12O6 होता है सूत्र, इसके मैं निकालूँ तो 72, ये 12 और ये प्लस 96, इसको मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना एम बी, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए। तो कुछ कुछ फार्मूले आपको पता होने चाहिए तब आप निकाल पाएंगे, नहीं देगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ये 1000 भाई, ये है डब्ल्यू, क्या है? विलायक का भार। अब देखो ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है, और 1 किलोग्राम का अर्थ क्या होता है? 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। चूँकि ऊपर वाला ग्राम में है, नीचे वाला भी ग्राम में मेरे को रखना पड़ रहा है, इसलिए 1000 ग्राम। यदि मैं नहीं लिखता तो ऊपर वाले को किलोग्राम बनाता और नीचे में सीधा 1 लिखता, अर्थात 1/1 करता। 1/1 कैसे? ये नीचे ग्राम है इसलिए ऊपर 1000 है, नीचे किलोग्राम यदि बनाता है तो मैं ऊपर को 1 करता। क्यों? क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए देखिए कैंसिल आउट हो गया। ये मान कितना आएगा? ये हो गया, ये 10, ये आएगा 0.052। ये टी है, ये आएगा अपना यूनिट केल्विन में, क्योंकि जो टी होता है ये परम ताप, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 होता है।
और इसका यूनिट होता है हमेशा केल्विन। इसी फार्मूला से मैं सेल्सियस भी निकाल सकता हूँ। टी डिग्री सेल्सियस बराबर क्या लिख सकता हूँ, T-273 लिख सकता हूँ ना। अब यूनिट आएगा मेरा सेल्सियस में, इसको मैंने इधर भेज दिया सीधा सा, ठीक है। तो ये हम 11वीं कक्षा में सीख चुके हैं द्रव्य की अवस्थाएं वाले यूनिट में। यदि नहीं सीखा है तो इस सेक्शन में सीख लीजिए, इस कक्षा में सीख लीजिए, क्योंकि ज़रूरत है आपको पढ़ने वाला है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको नहीं आता है न्यूमेरिकल एग्जाम, आप कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये डेल टी बी का मान, अब हमको पूछा क्या है, यह जल किस ताप पर उबलेगा। अब देखिए हमने एक पात्र लिया, 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 ग्राम हमने एक पात्र लिया जिसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोल दिया, अर्थात हमने क्या बना दिया, विलयन। अब जो जल है जो विलयन बन गया वास्तव में उसी का ताप पूछ रहा है कि किस ताप पर उबलेगा, अर्थात जो विलयन है उसका क्वथनांक पूछ रहा है। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, किस ताप पर उबलेगा। वह ताप जिस पर कोई चीज़ विलयन उबलता है या द्रव उबलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। अब चूंकि हमने जल और ग्लूकोज को आपस में मिला दिया तो वास्तव में बन गया है विलयन। अब विलयन का क्वथनांक पूछ रहा है, तो विलयन का क्वथनांक देखिए ये है, टीबी वाला देखिए सोल्यूशन हमने लिखा है ना, इससे अब उपयोग करेंगे डेल टीबी इक्वल टू टीबी माइनस TB0। ये तो शुद्ध विलायक का हो गया, ये विलयन का क्वथनांक। डेल टीबी हम इस फार्मूला से जो हम बना रहे थे वहाँ से ले आएंगे 0.052 TB ये पता करना है। और TB0 क्या है, शुद्ध विलायक। अब यहाँ कहीं शुद्ध विलायक तो दिया नहीं है, लेकिन देखिए 1 किलोग्राम जल एक विलायक है, और उसको प्योर फॉर्म में लूँगा तो उसी को शुद्ध विलायक बोलूँगा। और जो जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ये हम जानते हैं सामान्य। लेकिन जो हमारा मान है वो तो हमारा क्या रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो TB0 का मान 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको मुझे केल्विन बदलना है तो 100 + 273 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन। तो ये याद रखना है, ये डायरेक्ट 373। अब देखिए इसको मैं इधर कर दूँ, देखिए इसको मैं यदि इधर शिफ्ट कर दूँ तो माइनस का निशान क्या हो जाएगा, +0.052 + 373, ये TB हो जाएगा। ये क्या लिखूँगा मैं इसको, 373.052 यूनिट क्या होगा हमेशा केल्विन में, ठीक। तो ये याद रखें। कभी कभी क्या होगा सेल्सियस में पूछेगा तो सेल्सियस में आप इस फार्मूला का उपयोग करके कन्वर्ट कर लेंगे। ये तो हमारा केल्विन में हो गया। अब इसी मान को मैं इस जगह T के मान की जगह रखूँगा तो ये सेल्सियस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसके ऊपर आप निर्भर करेगा कि आपको आंसर क्या लाना है, ठीक है। केल्विन में यूनिट है इसलिए केल्विन में लाया, और यदि कोई ऑप्शन नहीं पूछता है तो आप डायरेक्ट सामान्य तरीके से चलिए, सबका यूनिट केल्विन में निकालते चलिए। फार्मूला यही है, ये सॉल्यूशन का क्वथनांक है। विलयन का क्वथनांक हमेशा अधिक होता है इसलिए पहले ये, और ये विलायक का क्वथनांक बाद में, क्योंकि विलायक में वाष्पदाब अधिक इसलिए उसका क्या होगा, क्वथनांक बिंदु कम रहता था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा, बनाना भी आपने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा। इसको नोट करिए, ये बोर्ड परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं कैसा बनता है। 12.5 ग्राम यूरिया 170 ग्राम जल में घोला गया, अर्थात एक कम है मात्रा और वो अधिक है, तो ये विलय हो जाएगा अर्थात सॉल्यूट, और वो जल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, जल में घोला गया, यह घोल 100.63 सेल्सियस पर उबलता है यूरिया का आणविक द्रव्यमान, अर्थात यूरिया का हमको मोलर मास पता करना है। अब मोलर मास तो हम सूत्र से भी पता कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है मान, इसलिए आपको इसी तरीके से बनाना है। KB का मान ये, मोललता का विलय की मात्रा, विलय का अणु द्रव्यमान 1000 भाई विलायक का ग्राम में भार। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट करते हैं तो, ठीक है। यदि फार्मूला पता नहीं है तो सारे न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं बना पाएंगे। इन्हीं पे बेस्ड है, अर्थात ये छोटा सा फार्मूला उसी पे बेस्ड, मोललता का यदि आ गया तो फिर मोललता के फार्मूला से हम इसको आसानी से बना पाएंगे। देखिए ये चीज़ हमको याद करना है, MB, ठीक। अब कैसे करेंगे, KB का मान, जल के लिए KB का मान कितना दिया है, 0.52 मान रखूँगा 0.52। विलय की मात्रा कितनी है, एक 12.5 ये मेरे को पता करना है। विलायक है A, ऊपर 1000 और नीचे 170 ग्राम जल में, अर्थात 12.5 ग्राम यूरिया को 170 ग्राम पानी में घोल दिया गया, तो 170 ग्राम ये नीचे आ जाएगा, ये वाला WA वाले में। इस तरीके से विलयन बन गया। अब देखिए ये डेल TB, अब मुझे ये चीज़ पता करना है, लेकिन ये भी चीज़ तो नहीं पता है, ये कैसे आप पता करेंगे। तो इसको मुझे पता करने के लिए, ये तो हमने पहला उपयोग किया, अब इस फार्मूले से हम पता करेंगे नए तरीके से। डेल TB, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, डेल TB इक्वल टू TB माइनस TB0। देखिए ये हमको पता करना है, तब पता चलेगा, क्योंकि दोनों मान नहीं पता है, कोई एक पता रहता तो आराम से निकल जाता। अब ये तो हमको याद करना ही है, तो इसको पहले याद करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। यह घोल 100.63 सेल्सियस पर उबलता है। घोल का अर्थ क्या है, घोल का अर्थ है कि यूरिया को मैंने जल में घोल दिया है, तो उसको विलयन जो वास्तव में बना उसको घोल बोल रहे हैं, अर्थात ये क्या है, ये विलयन का क्वथनांक है। इतना पर उबलता है लिखा है ना, क्वथनांक मतलब जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसको बोलते हैं क्वथनांक।
तो इतना सेल्सियस पर उबलता है। अब देखिए किसका दिया है, वो दे रखा है जल का, वो दे रखा है विलियन का क्वथनांक 100.63 अर्थात इसका, अब इसका मान हम जानते हैं, ये 100.63 सेल्सियस दिया हुआ है। इसको केल्विन में बदलूंगा तो क्या करूँगा, 100.63 प्लस 273, इस तरीके से हो जाएगा 373.63 केल्विन। ठीक है, और ये TB0 ये शुद्ध जल का होता है। शुद्ध जल कितना में उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। केल्विन बदलूंगा तो क्या करूँगा, प्लस 273 बन जाएगा 373 केल्विन। ये शुद्ध जल के लिए, ये ऊपर वाले के लिए 100 दिया हुआ था। ये हमको याद होना चाहिए, शुद्ध जल का क्वथनांक अर्थात शुद्ध जल किस पे उबलता है, ये आपको खुद से याद करना पड़ेगा। सामान्य है वो जानते ही हैं सब बचपन से कि 100 डिग्री सेल्सियस में कोई भी जो जल है वो उबलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब कैसे पता चलेगा कि हमको किसका शुद्ध जल का लिखना है कि किसी और का, तो जिसमें हम घोल रहे हैं वही विलायक है वास्तव में, इसको हम उसमें घोल रहे हैं इसलिए जल आ गया, तो जल विलायक है, वो जल का हमको इस तरीके से याद करना है। TB का मान कितना है, 373.63, अब ये है 373। इस तरीके से याद करूँगा, देखिए क्या आ जाएगा 0.63, यूनिट क्या लिखूँगा, केल्विन। यदि मैं 100.63 से 100 डिग्री सेल्सियस को भी घटाता तो भी मान इतना ही आता, लेकिन वो सेल्सियस में आता। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे इसको 100 डिग्री सेल्सियस के साथ घटा दूँ या फिर पूरा यूनिट इसको इसके साथ घटाऊँ, आना वही है। ठीक, इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अब यूनिट को कन्वर्ट कर लें इस तरीके से केल्विन में, तो आपको सुविधाजनक रहेगा। हम तभी कन्वर्ट नहीं करेंगे जब वो स्पेशली सेल्सियस में पूछा रहेगा, तब हम सेल्सियस में डायरेक्ट मान भर के लाया करेंगे। ठीक, ∆TB का मान कितना 0.63 और इसका 0.52, ये हो गया 12.5, ये MB हो गया। अब ये 1000/170 रिप्लेस करो, MB बराबर क्या हो गया 0.52 इंटू 12.5, अब ये हो गया 1000 बाई, इसको इधर ले आऊँ 0.63 गुणित 170। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। ये नीचे हमारा ये दूसरा है जो हम यहाँ से बना रहे थे, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आता है 60.69 ग्राम प्रति मोल, ये इसका आंसर आता है। कैलकुलेट आप कर लेंगे, वो काम आपका है। तो इस तरीके से इसको हल करना है। कैसे हल करना है आपने समझ लिया होगा। इसी सूत्र में हमने मान भरा है सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा कि ये चीज़ तो ज्ञात करना है, साथ में ये भी नहीं पता है, तो इसको हमने पहले पता किया। उसके बाद ये दोनों चीज़ें ज्ञात करनी थी, तो हम ये तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है ज्ञात करना है करके, ये चीज़ नहीं दे रखा है, तो इसको हमने सबसे पहले पता किया इस सूत्र के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। मान लो आई का यदि गुणा करना रहता तो मैं यहाँ आई का गुणा करता 1/2 फैक्टर का, और यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इनके लिए आई का मान हमेशा 1 आता है, इसलिए मैं आई का यहाँ पे लिख नहीं रखा हूँ। लेकिन जो तीसरा चौथा क्वेश्चन है इसमें आई का मान हमको निकालना पड़ेगा 1/2 फैक्टर्स के द्वारा। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी इसी संबंधित है, लेकिन 1/2 फैक्टर वाले क्वेश्चन है, जिसको मैंने शुरुआत में बताया था कि 1/2 फैक्टर की जरूरत क्यों पड़ता है, जो कि लेसन के एंड में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैंने उसको शुरू में पढ़ाया था इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से। ठीक, इसको नोट करिए, फिर हम तीसरा चौथा जो 1/2 फैक्टर या 1/2 घटक वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तीसरा और चौथा ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आजकल का ट्रेंड है, 1/2 फैक्टर वाले क्वेश्चन आते ही हैं। ये सामान्य क्वेश्चन थे पहला दूसरा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तीसरा चौथा ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ एक दो और वेराइटी लाऊंगा जो कि कंपटीशन एग्जाम से के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पहला वाले में क्या किया, जो विलियन था उसका क्वथनांक निकाला, दूसरा वाले में अणु द्रव्यमान निकाला अर्थात मोलर मास निकाला। इसी तरीके से जो फार्मूला रहता है उसको कभी मोललता पूछ देता है, कभी केबी का मान पूछता है, इस तरीके से उसको आगे पीछे पलट के अर्थात जगह को चेंज कर करके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए तीसरा चौथा अलग टाइप का क्वेश्चन, विलियन 13.44 ग्राम कॉपर क्लोराइड या फिर बोल सकता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड को 1 किलोग्राम जल में घोलकर विलियन बनाया गया। विलियन के क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए, अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता करना है मेरे को। इस तरीके से कंडीशन है, इतना ग्राम CuCl2 को 1 किलोग्राम वाटर में घोल दिया गया और सॉल्यूशन बना दिया गया है। तो जो सॉल्यूशन बना उसमें कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, और मान ये दिया हुआ है, मोलर मास दिया है CuCl2 का इतना और Kb का मान इतना, ये सब दिए रहते हैं डाटा कभी कभी क्वेश्चन में। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम सूत्र वही लिखेंगे ∆TB = I kbm। अब देखिए आई मैं इसलिए लिखा क्योंकि आई इनमें भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूरिया के लिए, ग्लूकोज के लिए आई का मान 1 आता था, इसलिए मैं नहीं लिखता था। लेकिन यहाँ यूरिया ग्लूकोज नहीं है, CuCl2 है। अब देखिए CuCl2 यदि मैं लिखूँ और इसको पानी में जब डालूंगा तो ये इस तरीके से टूटता है +2, और ये Cl- में 2Cl-, ये 1 हो गया 1 मोल, और 2 लिखा है सामने इसलिए 2 मोल। 1 मोल से टोटल मेरे को कितना मिल गया, यहाँ N का मान हो गया टोटल 3, कैसे 1 और ये 2, और I का मान चूंकि जो CuCl2 है यह एक लवण है, लवण अर्थात साल्ट, और साल्ट होते हैं स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्य।
और प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए हम निकालते हैं 1 + n-1 अल्फा। ये प्रबल टाइप का रहता है लवण, हमेशा पूरे सब के सब आयनों में टूट जाते हैं। और प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए अल्फा का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। अल्फा हमेशा क्या होगा 1 प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। दुर्बल के लिए अल्फा का मान 1 से कम होता है। अल्फा अर्थात होता है वियोजन स्थिरांक, डिसोसिएशन स्थिरांक, अर्थात हम जितने विलयन में ले रहे हैं अणु सबके सब अपने आयनों में टूट गए, इसलिए अल्फा के मान 1 रहते हैं। मान लो 100 लिया तो 100 के 100 टूट गए, इस वजह से अल्फा का मान 1। ये मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ 1/2 फैक्टर वाले में। अब उस लेक्चर को जरूर देखें, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया रहूँगा, वहाँ से भी आप आसानी से सीख सकते हैं। या यदि नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन फिर आपसे नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। 1 + n का मान देखिए 3 - 1 और अल्फा का मान 1, तो 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1 + 2 = 3। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्ट या लवण के केस में जो I जिसको 1/2 गुणांक कहते हैं या 1/2 फैक्टर कहते हैं, इसका मान n के मान के बराबर होता है। इसलिए I का मान बराबर n, I = n लिखते थे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्ट वाले कंडीशन में। 1/2 फैक्टर जब पढ़ा रहा था तब आप जरूर देखें उसको, लेक्चर नंबर 6 में है उसका, ठीक है। तो ये 3 आएगा I का मान। अब इसमें देखिए इस डाटा में मैं I का मान रखता हूँ 3, Kb का मान देखिए क्वेश्चन से 0.52 m मोललता का मान Wb/mb × 1000/Wa, ठीक है। ये यहाँ से अलग है, इनमें वैल्यू पुट अप करिए। 3 × 0.52 विलय की मात्रा 13.44 ग्राम, 13.44। अणु द्रव्यमान मोलर मास देखिए कितना दिया है 134.4 × 1000/Wa। 1 किलोग्राम दिया है और 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। 1 kg बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। क्यों कन्वर्ट किया, नीचे ये जो डाटा रहता है ग्राम में हम लेते हैं ना, इसलिए ऊपर 1000। मान लो इसको किलोग्राम में लेता तो 1000 को मैं 1 करता, क्यों, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इस वजह से। तो हम इसको 1 ग्राम में बदल लिए, कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं पूरे डाटा को, अर्थात इनको जब गुणा भाग करते हैं 3 × 0.52, अब ये 13.44 134.4 इनको, तो ये आता है 0.16। चूँकि ΔTB ये टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टाइप का टेम्परेचर, किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो इतना केल्विन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है। ये केल्विन में है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना रहता तो क्या करता मैं, फार्मूला का उपयोग करता ना, डिग्री सेल्सियस + 273। सेल्सियस बदलने के लिए 273, इसको इधर भेज दो और ये T डिग्री सेल्सियस, अर्थात इस मान को मैं इधर रख दूंगा तो जो डाटा है मेरे को सेल्सियस में भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिए, ये 0.16 - 2733 = T डिग्री सेल्सियस, अर्थात अब सेल्सियस में मिल जाएगा। इसको घटा के देख लीजिए, आपका मान आ जाएगा किस में आना है वो सब चीज़, ठीक है। मतलब 272 दशमलव के आसपास ही आएगा, 273 के करीब ही आएगा, क्योंकि 0.16 ही बस घटाना है मेरे को इससे, वो भी निगेटिव में आएगा। देखिए ऋण का निशान इसकी ओर है, इस वजह से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। सेल्सियस में कैसे लाना है, केल्विन में कैसे लाना है, क्योंकि कभी कभी कंडीशन दे देता है सेल्सियस में लाइए, तो सेल्सियस में आपको इस सूत्र का प्रयोग करके लाना पड़ेगा। ये चार्ल्स के नियम से आया हुआ है, क्लास 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट करिए। तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन करते हैं कैसे बनाएंगे। ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन, हमने I का उपयोग किया। I कैसे लाना है ये देखिए, यहाँ से हमने लाया I का 1/2 घटक होता है, इसको लाने का तरीका आपको बताया गया है, इसलिए सबसे पहले मैं उसको बताया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम पढ़ते आए हैं। इसको नोट करिए। फिर हम चौथा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ये इसमें भी I निकालना है हमको। एक विद्युत अपघट्ट A2B3 का 1 मोलर जली विलयन 60% आयनीकृत है, 1 ATM पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा। हम फार्मूला वही लिखेंगे सबसे पहले तो, ΔTB = IKBm, और I का हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं इसका कारण आपको पहले ही बताया गया है, सब 1/2 फैक्टर वाले सेक्शन में। अब इसके बाद देखिए ये ΔTB = TB - TB0, ये प्योर सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूशन का, अर्थात विलयन का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ठीक। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे टूटेगा। A2B3 देखिए एक विद्युत अपघट्ट है और 1 मोल जली विलयन 60% तथा 60% आयनों में टूटता है, ये है इसका अर्थ। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं तोड़ के, ये 2A+ में टूटेगा इस तरीके से, अरे 3B- में इस तरीके से। तो देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, 1 यूनिट ये था पूरा कंप्लीट, और यहाँ n का मान हो गया 5, ठीक है। अब देखिए I का मान कैसे निकालूंगा, I = 1 + n-1 अल्फा, ठीक। समझते जाइएगा ये पोर्शन। अब देखिए 60% आयनीकृत होता है लिखा है, 60% आयनीकृत, अर्थात ये आयनीकृत या वियोजन,
इसी को बताता है ये अल्फ़ा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहा जाता है इसको। तो अल्फ़ा का मान निकालने के लिए 60%, इसका अर्थ होता है 60/100। ठीक है, 60/100 को मैं लिख सकता हूँ ना 0.6। कैसे 0.6, ये देखिए, ठीक है, अल्फ़ा का मान 0.6 हो गया तो क्या लिखूँगा 1 प्लस n का मान यहाँ से 5-1 और ये 0.6। तो ये देखिए 5-1 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 4 × 0.6, तो कितना हो जाएगा 6×4 = 24, 1 + 24। अब देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव अर्थात इकाई के बाद 2.4 हो गया, ये टोटल हो जाएगा 3.4। तो उम्मीद करता हूँ कैसे आई का मान निकालना है आपने समझ लिया होगा इसमें परसेंटेज वाला क्वेश्चन में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसी का और अलग अलग कंडीशन दे सकता है, मतलब क्वेश्चन वही नहीं रिपीट होते कभी नीट या जेई में, लेकिन पैटर्न आते हैं ऐसी पैटर्न के क्वेश्चन। ठीक है, तो पैटर्न आपको समझना पड़ेगा कैसे आते हैं। मैं अब इस फार्मूला का उपयोग करूँगा, डेल टी बी इक्वल टू आई का मान यहाँ रखिए 3.4 इंटू के बी का मान देखिए, के बी का मान 0.52। मैं डायरेक्ट जो काम का चीज़ है वो बता रहा हूँ, बहुत डिटेल पे क्या है वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इस वजह से इसको थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अब जो स्टेप आपको समझना है वो इजीली समझते जाइए, मैं बताते चल रहा हूँ कौन कौन सा चीज़ में कहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए जो डाटा दिया है के बी, यहाँ से उठाया के बी का मान। अब देखिए एम मोललता, मोललता कैसे पता करेंगे, तो एक विद्युत अपघट इतना का 1 मोलल। अब मोललता यहाँ पहले से दिया है 1 मोलल, तो यहाँ पे मैं गुणा करूँगा 1 का, m बराबर 1 है ये मोललता का मान। मोलल लिखा रहेगा तो आप समझ जाइए मोललता है वो। ठीक है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये आता है लगभग 1.76। किस में है ये, केल्विन में आएगा, टी है इस वजह से कैपिटल टी। ठीक, 1.76 आता है। ये किसका है, ये क्वथनांक में उन्नयन है। हमको क्या पता करना है, एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा, विलयन का कौन सा है ये। अब इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी 0। ये देखिए 1.76 टी बी, यही चीज़ हमको पता करना है विलयन का क्वथनांक। अब टी बी 0, अब टी बी 0 क्या है, ये शुद्ध विलायक। अब यहाँ पे शुद्ध विलायक कौन सा है, शुद्ध विलायक हमको पता चलेगा यहाँ से, जल लिखा है ना, तो जली, तो जल का होता है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस रहता है क्वथनांक। अब चूंकि मैं इसको किस में निकालूंगा, केल्विन में, तो 100 + 273 करूँगा तो यह हो जाएगा 373 केल्विन। यही डाटा मेरे को यहाँ रखना है 373। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये माइनस है, इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 373। ये टी बी कितना आया मान, ये आ जाएगा 373 और 1 ये आ जाएगा 374.76। ये अपना आ जाएगा आंसर। यूनिट कौन सा है, केल्विन में ही रहेगा, यूनिट है केल्विन और ये है टीबी का मान, टीबी अर्थात विलयन का क्वथनांक। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे बना है आपने समझ लिया होगा। ये 1/2 फैक्टर का हमको ज़रूरत पड़ता है, 1/2 फैक्टर। ठीक, तो पहले ही बताया कि 1/2 फैक्टर के लिए यदि मैं क्वेश्चन देता तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, इसलिए जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस से मैं शुरुआत में 1/2 फैक्टर बता के उनके क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ पे जिसका ज़रूरत है। ये क्वथनांक में उन्नयन अर्थात एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित 1/2 फैक्टर वाले थे। ऐसी और हम आगे करेंगे ऑस्मोसिस अर्थात परासरण दाब वाले में, हिमांक में उन्नयन वाला जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा उसमें। इसको नोट करिए, फिर 1-2 और नए वैरायटी क्वेश्चन देखते हैं। और ये तो आप याद रखें, ये बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है ये फार्मूला दोनों। ठीक है, आई का मान कैसे उपयोग करना है आपने सीख लिया होगा मेरे ख्याल से। आयनों में कैसे टूटते हैं नहीं टूटते ये भी आपको पता हो गया होगा 1/2 फैक्टर वाले ये जो लेक्चर है उसको समझने के बाद। नहीं समझा है तो उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बता रखा हूँ यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये आयनों में नहीं टूटते हैं, वो जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं, अर्थात उनके लिए आई का मान 1 रहता है। लेकिन इस केस में ये 5 हो गया, देखिए 3 2 5 एन का मान। अब आई का मान यदि मान लो परसेंटेज नहीं रहता, ये 60% आयनीकृत होता है करके, तो आई का मान 5 ही आता। लेकिन अब यहाँ पे 60% ही टूट रहा है बोल रहा है, अर्थात स्ट्रांग नहीं है, ये वीक है, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्य है। इस वजह से यहाँ अल्फा का मान हमने अलग से इस तरीके से निकाल रखा है। ठीक है, ठीक, इसको नोट करिए, जल्दी से फिर नए क्वेश्चन करते हैं। देखिए 5वां टाइप का और अपना लास्ट टाइप का एक नए वैरायटी क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपको बुक्स में भी मिलेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। इसमें मैं 3 क्वेश्चन लिख रखा हूँ 5वां में, और तीनों लगभग एक ही पैटर्न के हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए निम्न में से कौन से जलीय विलयन का क्वथनांक अधिकतम होगा, या फिर इसी को पूछ देता कि कौन सा विलयन अधिकतम ताप पर उबलता है, ऐसा करके। तो इसका अर्थ भी यही होगा कि क्वथनांक अधिकतम होना या फिर अधिकतम ताप पर उबलता है, क्योंकि क्वथनांक मतलब जिस ताप पर कोई उबले उसको क्वथनांक, और अधिकतम ताप पर उबलने का अर्थ है कि
क्वथनांक का अधिकतम होना, और किसके क्वथनांक का, विलियन के क्वथनांक का अधिकतम। अब इसमें तीनों क्वेश्चन में मैं 4 ऑप्शन दे रखा हूँ, चारों में से एक ऑप्शन सही है। कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको देखिए। जो 5वां क्वेश्चन है सबसे अब इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमको इसका ज़रूरत पड़ता है, डेल टी बी इक्वल टू आई के बी एम और डेल टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी जीरो। ठीक, ये है विलियन का क्वथनांक, विलियन का बॉइलिंग पॉइंट बोल सकता हूँ मैं सॉल्यूशन का। और यहाँ पे देखिए विलियन का क्वथनांक इससे सीधा संबंध रखता है, अर्थात विलियन का क्वथनांक बढ़ेगा, इसका अर्थ क्या है, क्वथनांक में उन्नयन का मान भी बढ़ेगा। और क्वथनांक में उन्नयन का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, सीधा आई पे, के बी और मोललता पे। तो के बी तो एक कांस्टेंट है, सीधा निर्भर कर रहा है मोललता पे और आई पे। अब यहाँ मोललता को कोई डाटा दिया नहीं है, तो हमको सीधा मोललता के यदि डाटा देता है इस तरीके से कंसंट्रेशन वाला, तो इससे हमको रिलेट करेंगे आई और आई से। पहले समझते जाइए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें अलग अलग मोल का 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें से किसका क्वथनांक अधिक होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सब के लिए वांट ऑफ घटक आई का मान निकालेंगे। ठीक, कैसे निकालेंगे वो समझिए। पहला जो क्वेश्चन है इसमें बारी बारी से निकाल रहा हूँ। 0.001 वाले के लिए Na2SO4 ये कैसे टूटेगा, 2Na प्लस और SO4 2 माइनस में, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 मोल से टोटल मेरे को N बराबर 3। और हम जानते हैं कि जो साल्ट होता था लवण, उसके लिए I का मान भी क्या आता था, 3 आता था। इस फार्मूला में हम रखेंगे I इक्वल टू 1 + N-1 अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान तो हम 1 मान के चलेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे टूट जाते हैं लवण इस वजह से। तो यहाँ देखिए N का मान यदि मैं 3 रखूँ तो 3 ऋण 1 बराबर 2 होता है, और इस तरीके से I का मान भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम I का मान, इस वाले के लिए I का मान आ गया 3। ठीक, तो जो कंसंट्रेशन रहेगा अर्थात ये 0.001 वाला ये लिखा हुआ है ना मोल, इसमें क्या करूँगा, इसके लिए मैं इस I का गुणा करूँगा 0.001 × 3। ठीक, वैसे ही दूसरा जब करेंगे हम लोग 0.01 मोल KNO3, तो KNO3 के लिए इसको मैं करूँगा K + NO3 माइनस 1 और 1, टोटल I का मान यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, जो तरीका था उसी तरीके से निकालेंगे, थोड़ी देर पहले मैं निकाला था। ये क्या आ जाएगा 0.003 ये मोल हो जाएगा। ये क्या आएगा, KNO3 का कितना था, B वाले में, ये A वाले के लिए था, ये B वाले के लिए 0.01 × 2, तो 0.02 मोल आएगा। C का यदि देखूँ तो ये है यूरिया, और यूरिया को पानी में घोलते हैं तो यूरिया ही मिलता है, अर्थात यूरिया से यूरिया मिलेगा। और इसका सूत्र ये होता है NH2CO NH2, ये आयनों में नहीं टूटता है, यहाँ इसके लिए I का मान 1 होता है हमेशा। ठीक, तो याद रखें। तो 0.015 × 1 करूँगा, क्या आएगा 0.015, ये आ जाएगा यूरिया वाले के लिए। D के लिए यदि मैं करूँ तो 0.015 ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज भी यूरिया जैसे ही रहता है, तो उसके लिए भी यही करूँगा 0.015 × 1 और 0.015 ये मोल यूरिया के लिए था, और ये था ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज, क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज दोनों एक ही नेचर के रहते हैं, नहीं टूटते अपने आयनों में। ये देखिए, अब ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब में जब मोलरता ये इनके मान अलग अलग हों, तो हमको इस तरीके से पहले I का मान निकालना है। I का मान निकालने के बाद जो मान दिया रहेगा उसके साथ I को मल्टीप्लाई करना है। अब इस तरीके से चेक करना है कि किसका मान हमको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, अब देखिए इसमें लिखा है 0.015, 0.015, 0.02, इन दोनों से अधिक हो गया। और यहाँ पे चलो तो 0.003, अर्थात 1 2 तीसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे 2 है, 1 2 तीसरा, 1 2 3। तो इन चारों की यदि तुलना करूं तो सबसे अधिक मान कौन सा दिख रहा है, सबसे अधिक मान इसका दिख रहा है 0.02। देखिए तीसरे अंक पे 3 है, यहाँ पे दूसरे अंक पे 1 है, ये दूसरे अंक पे 1 है, लेकिन यहाँ पे दूसरे अंक पे क्या है 2 है, इसलिए जो सही उत्तर रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा, ये बी वाला रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे चुनना है आपको। ठीक है, वहाँ पे आई का मान 2 है, और आई का मान कैसे कैलकुलेट करना है आपको तरीका बता दिया गया है। यूरिया ग्लूकोज के तो आई के मान हमेशा 1 ही रहते हैं, चाहे सुक्रोज रहे, इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ों के कॉमन से है 2-4 एग्जाम्पल। तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी, इसको नोट करिए, फिर हम दूसरा और तीसरा करके देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। 5वां का दूसरा, इसमें बी का मान अधिक आया था अर्थात वहाँ पे जो सांद्रता का मान था वो अधिक था, उस हिसाब से आई का मान अधिक अर्थात टीबी का मान अधिक, और टीबी का मान अधिक अर्थात इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ विलियन का बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होगा। इस तरीके से इनको कनेक्ट करना है। दूसरे में देखिए सबकी सांद्रता एक बराबर है,
तो सबकी सांद्रता जब एक बराबर रहती है तो हमको जैसे इसमें हम गुणा करते थे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पे डायरेक्ट निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन है इसमें मैं ए का Na2SO4, चूंकि सबकी सांद्रता एक बराबर है 0.1 0.1 0.1, सीधा आई के मान को देखकर हमको पता चल जाएगा कौन सा किसका जो क्वथनांक है वो अधिकतम होगा। 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यहाँ आई का मान 3 आएगा। ठीक है, जो फार्मूला बताया था उसके तरीके से आप निकाल लेंगे। आई बराबर 1 प्लस n-1 अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान 1 रखना है आपको, क्योंकि ये साल्ट है, एक लवण है, तो ये आप कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा लवण है और कौन सा नहीं है। लवण प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट होते हैं, इस वजह से अल्फ़ा का मान 1 आता है। तो यहाँ पे मैं मान रखूँगा तो इस हिसाब से आई का मान 3 आ जाएगा इसके लिए। ये तो Na2SO4 MgSO4 की बात करूँ तो ये बनता है Mg + 2 SO4 2 माइनस 1 1, आई का मान यहाँ पे होगा 2। ठीक है, ये 2 हो गया, आई का मान इसके लिए 3 हो गया। Al2SO4 3, इसकी बात करूँ तो 2Al + 3 प्लस SO4 2 माइनस और सामने 3, क्योंकि 3 है इसलिए तो ये 2 हो जाएगा और ये 3, टोटल आई का मान आ जाएगा 5 इसके लिए। चौथा है BaSO4, ये Ba + 2 और SO4 2 माइनस, ये 1 और ये 1, आई का मान यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, तो देखिए आई का मान किस में अधिक है, आई का मान है अपना Al2SO4 ये वाले में, अर्थात ये सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। आई का मान 5 है तो मैं क्या करूँगा, आई का मान यहाँ 5 का गुणा कर दूंगा, तो 5 का गुणा करूँगा तो टोटल में 5 का गुणा करूँगा डेल टी बी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस हिसाब से ये मान बढ़ेगा तो ये मान बढ़ेगा, और ये बढ़ गया इसका अर्थ है कि विलयन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहीं पे देखिए माइनस का निशान लगा है शुद्ध विलायक में, ये बढ़ेगा इसका अर्थ ये घटेगा। ठीक है, याद रखना, माइनस का निशान लगा है तो ये घटने वाला चीज़ है, और ये सामने प्लस का निशान है अर्थात इसके साथ ये बढ़ने वाला है, इसके साथ इसका उल्टा संबंध है। तो ये सूत्र आपको बहुत काम आने वाले हैं जो भी एग्जाम्स हो इसमें। इसमें देखिए तीसरा वाले में आप सीधे बता सकते हैं, ग्लूकोज का आई का मान 1 होता है। अब इसमें मैं डायरेक्ट क्यों बना रहा हूँ, देखिए सबके मान एक समान है सांद्रता के जब समान नहीं रहते तो इस टाइप से हम गुणा भाग करते हैं। यदि मान लो इनके सबके सांद्रता के मान एक समान रहते तो ये उत्तर नहीं बनता, उत्तर ये बनता। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 3 आता आई का मान, लेकिन सांद्रता अलग है, इस हिसाब से इसका मान अधिक हो गया। इसमें देखिए सांद्रता सबके एक समान है, ग्लूकोज आई का मान 1 आता है, यहाँ भी आई का मान 1 आता है। BaCl2 की बात करूँ तो ये ऐसा टूटेगा, BaCl2 Ba + 2 + 2Cl - 1 और 2, आई का मान हो जाएगा 3, इसके लिए आई का मान होता है 3, और NaCl के लिए Na+ और Cl- टोटल आई का मान आएगा इसके लिए 2। कैसे, Na+ और Cl- 1 1, आई का मान 2, 1 1 अर्थात एक सोडियम प्लस एक Cl-, इसको हम 1 1 बोल रहे हैं। सामने 2 लिखा था इसे क्लोरीन में, इसलिए 2 लिखा। इस तरीके से ये निकालने का तरीका मैं 1/2 फैक्टर वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, जो कि लेक्चर नंबर 6 और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप सीखें पहले। ठीक है, उसके बाद इनको बनाना शुरू करें। तो अब देखिए किस में आई का मान अधिक आया, ये वाले में आया ना, बी वाले में आई का मान 3, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 3 क्वेश्चन को मैं एक साथ मर्ज करके बनाया था, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि क्वथनांक मूल्यांकन अर्थात किसका क्वथनांक अधिक होगा और किसका कम होगा आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अब मान लो पूछ देता इसी में किसका क्वथनांक कम होता करके, तो जिसका जो आई का मान है वो सबसे कम आएगा, उसका क्वथनांक कम हो। उम्मीद करता हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपने बनाना सीख लिया होगा, और आई का क्या इफेक्ट होता है अर्थात 1/2 फैक्टर का, ये भी आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन को देखकर। इसलिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे हिमांक में अवनमन के बारे में, अर्थात डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और साथ में उसके हम न्यूमेरिकल या आंकिक क्वेश्चन भी देखेंगे जिसमें आई वाला इंक्लूड रहेगा, ऐसा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।